नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आज की वीडियो दोस्तों अपने 67वें नंबर की वीडियो, ठीक है। टॉपिक की बात करें दोस्तों, पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित अपना टॉपिक चल रहा है, जिसमें दोस्तों शिलालेख वगैरह या अभिलेख वगैरह या फिर कोई भी प्रशस्ति पत्र या फिर कोई सिक्के वगैरह दोस्तों उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान से रिलेटेड, चाहे पशु परिसर हो या रेट मेंस हो या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या फिर अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें दोस्तों राजस्थान जीके का ये टॉपिक आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। आपने जिस उद्देश्य के साथ में दोस्तों इस वीडियो पे क्लिक किया उस उद्देश्य को इस वीडियो में पूरा करके निकलना आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मानमोरी शिलालेख की बात करें दोस्तों राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा अभिलेख है जो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर दोस्तों प्रकाश डालता है। तो ये अभिलेख हो जाएगा मानमोरी अभिलेख, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों मानमोरी शिलालेख के बारे में। तो ये मानमोरी शिलालेख लिखा गया दोस्तों 713 ईस्वी में, ठीक है। 713 ईस्वी में दोस्तों ये मानमोरी शिलालेख लिखा गया है। और ये दोस्तों मानसरोवर झील के पास में दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ था, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड को कहाँ से प्राप्त था दोस्तों, मानसरोवर झील के पास से, ठीक है। और दोस्तों इसकी बात करें तो यहाँ पे मतलब कि जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये जो मानमोरी शिलालेख प्राप्त हुआ, इसका जो उल्लेख कहाँ पे मिलता है अपन को, ये मिलता है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों मानमोरी शिलालेख के बारे में उल्लेख मिलता है। ये मतलब कि ये इंग्लैंड लेके जा रहे थे कर्नल जेम्स टोड इसमें मानमोरी शिलालेख को, लेकिन इसका मतलब कि समुद्र में मतलब कि जो अपनी इनकी जो नाव थी उनमें वजन भारी होने की वजह से दोस्तों ये समुद्र के अंतर्गत फेंक के चले गए थे मानमोरी शिलालेख को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मानमोरी शिलालेख की बात करें तो इसमें जो शासकों के नाम है वो कौन कौन से हैं। एक तो महेश्वर, एक भीम, एक भोज, एक मानमौर्य शिलालेख, मतलब कि मानमौर्य, चार शासकों का इनमें वर्णन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चिरावा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। तो चिरावा शिलालेख की बात करें दोस्तों ये कौन से राजवंश के शासकों का वर्णन करता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं दोस्तों चिरावा शिलालेख है मेवाड़ के गुहिल वंश के शासकों से संबंधित, ठीक है। मेवाड़ के जो गुहिल वंश है दोस्तों उनसे संबंधित है चिरावा शिलालेख। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक कथन दोस्तों चिरावा शिलालेख के बारे में सही है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से कथन सही होने वाले दोस्तों चिरावा शिलालेख से संबंधित है। तो दोस्तों ये चिरावा शिलालेख दोस्तों 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, तो ये बात तो अपनी सही है। ये दोस्तों रतन प्रभ सूरी इसके प्रस्तुतिकार है, तो ये बात भी सही है। इसके शिल्पी कौन है दोस्तों, दलहन है, ठीक है, दलहन, तो ये बात भी सही है। लेकिन इसमें दोस्तों अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख नहीं मिलता, ये अपना चौथा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, ये मतलब कि कब लिखा गया, ये 1233 ईस्वी में लिखा गया, कौन सी भाषा में दोस्तों, संस्कृत भाषा में। और इसके प्रशस्तिकार कौन हो जाएंगे, रतन प्रभु है दोस्तों, ठीक है। और इसमें किन कौन कौन से शासकों का नाम लिखा वर्णन किया गया दोस्तों, पदम सिंह, जेत सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, इनका वर्णन किया गया है। और यह है कहाँ पे स्थित दोस्तों, उदयपुर में स्थित है, ठीक है। चिरावा शिलालेख कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये उदयपुर में स्थित है, ठीक है, उदयपुर। 1233 ईस्वी में लिखा गया संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट देखिए, बिजोलियां अभिलेख का काल है दोस्तों। तो बिजोलियां जो अभिलेख है इसका काल कौन सा हो जाएगा। तो बिजोलियां अभिलेख की बात करें दोस्तों इनका जो काल है वो हो जाएगा 1170 ईस्वी के लगभग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश के वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा शिलालेख है जो कि चौहान वंश के राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। तो ये अभिलेख हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख, जो कि चौहान वंश की जो राजवंश है दोस्तों उनके बारे में अपन को जानकारी उपलब्ध कराता है, ठीक है। बिजुले शिलालेख किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है दोस्तों। तो बिजुले जो शिलालेख इसमें दोस्तों कौन से शासकों का मतलब कि उपलब्धियों का वर्णन है। तो ये दोस्तों चौहान शासकों का वर्णन है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का हर बार तरीका चेंज है, और वापस क्वेश्चन वही पूछे जाएगी लेकिन तरीका चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके, ठीक है। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया दोस्तों? तो यहाँ पे ऐसा कौन-सा अभिलेख है जहाँ पे दोस्तों चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है? तो दोस्तों ये है बिजोलिया शिलालेख, जिसमें दोस्तों सांबर और जो अजमेर के चौहान थे उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिजोलिया शिलालेख के किस चौहान नरेश के काल। तो यहाँ पे दोस्तों जो बिजोलिया शिलालेख है ये कौन से चौहान नरेश के काल का है? तो इसकी बात करें दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख ये अपने सोमेश्वर का समय का, ठीक है, सोमेश्वर के काल का है, 1170, ठीक है, 1170। और सोमेश्वर का जो शासनकाल था 1169 से लेकर 1177 के मध्य दोस्तों सोमेश्वर का शासनकाल था। और ये कब लिखा गया दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख ये लिखा गया दोस्तों 1170 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है दोस्तों? तो यहाँ पे जबालीपुर, शाकंभरी और श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में, जो कि चौहान वंश से संबंधित दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार दोस्तों सांबर झील का निर्माण किस चौहान वंश ने करवाया था? किस चौहान वंश के शासक ने करवाया था? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा वासुदेव चौहान के द्वारा, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख या अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं अपन। बिजोलिया शिलालेख जो लिखा गया दोस्तों वो कब लिखा गया? 5 फरवरी 1170 को, ठीक है। 5 फरवरी 1170, 5 फरवरी दोस्तों 1170 को दोस्तों ये लिखा गया। बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर का शासनकाल था, ठीक है। और इसमें अजमेर और सांबर के चौहानों को दोस्तों वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख में दोस्तों अजमेर और सांबर के जो चौहान थे उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया, ठीक है। और इसमें दोस्तों मतलब कि जो बिजोलिया शिलालेख में जो विग्रहराज चतुर्थ था दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों दिल्ली पर मतलब कि अधिकार कर लिया था। ये बिजोलिया शिलालेख में हमें प्राप्त होता है, ठीक है, पता चलता है। और इसके अलावा दोस्तों मतलब कि जवालीपुर है, जवालीपुर जिसको अपन जालोर के नाम से जानते हैं, साकम सांबर के नाम से, विद्यावली जो कि बिजोलिया के नाम से, श्रीमाल जो कि भीनमाल के नाम से, मंडलकर जो कि मंडलगढ़ के नाम से जानते हैं। ये सभी के सभी उल्लेख कहाँ पे मिलता है दोस्तों? बिजोलिया शिलालेख में मिलता है, जहाँ पे दोस्तों चौहानों का शासनकाल था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो नाथ प्रशस्ति की बात करें दोस्तों राजस्थान की किस रियासत से संबंधित हो जाएगा? ये दोस्तों नाथ प्रशस्ति मेवाड़ से संबंधित है, ठीक है। नाथ प्रशस्ति कहाँ से संबंधित है दोस्तों? मेवाड़ से संबंधित है। और ये दोस्तों नाथ प्रशस्ति एक लिंग जी से संबंधित है, ठीक है, एक लिंग जी से संबंधित है। और ये कब लिखेगी दोस्तों? 971 ईस्वी में, ठीक है, 971 ईस्वी में लिखी गई है। और इसकी भाषा है दोस्तों संस्कृत। नाथ प्रशस्ति की जो भाषा है दोस्तों वो कौन सी भाषा हो जाएगी? संस्कृत भाषा है इसकी। और लिपि की बात करें दोस्तों, लिपि हो जाएगी इसकी देवनागरी, ठीक है, देवनागरी। नाथ प्रशस्ति दोस्तों मेवाड़ से संबंधित है, 971 ईस्वी में लिखी गई, संस्कृत भाषा इसकी, और लिपि हो जाएगी देवनागरी, ठीक है। और इसके रचयिता की बात करें दोस्तों, रचयिता कौन हो जाएगी? आम्रकवि। नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? आम्रकवि, ठीक है। इसकी बात करें दोस्तों आगे, तो ये थी दोस्तों नाथ प्रशस्ति जो कि मेवाड़ से संबंधित 971 ईस्वी में लिखी गई, संस्कृत भाषा है और देवनागरी इसकी लिपि है और आम्रकवि इसके रचयिता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पदराड़ा अभिलेख की बात करें दोस्तों किस शासक से संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पदराड़ा अभिलेख ये दोस्तों महाराणा कुंभा से संबंधित है, ठीक है, महाराणा कुंभा से संबंधित है। और इसमें टोटल 8 पंक्तियाँ, ठीक है, जिसमें दोस्तों महाराणा कुंभा से संबंधित जो भी मतलब कि अ, इनकी मतलब कि उपलब्धियाँ था उनके बारे में वर्णन किया गया पदराड़ा अभिलेख में, ठीक है, जो कि महाराणा कुंभा से संबंधित है, संस्कृत भाषा में लिखा गया ये भी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा अभिलेख है जो कि महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, ठीक है। तो ये कौन सा अभिलेख हो जाएगा? ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जो कि महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महस थे? तो यहाँ पे दोस्तों अत्रि और महस कौन सी एक प्रशस्ति जिसके रचयिता थे? तो ये थे दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? एक तो अत्रि और महस थे।
और अत्रि और मेष के द्वारा दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखा गया, जिसमें दोस्तों मतलब कि जो डीडवाना के अंदर दोस्तों नमक उत्पादन पर टैक्स लिया जाता था मेवाड़ के द्वारा, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। और अपने महाराणा कुंभा की संबंधित जो भी कि मतलब कि उनके लेखन से संबंधित कुछ वर्णन दिया गया है, जिसमें दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया कौन सा, एक तो चंडी शतक है, एक गीत गोविंद टीका है, एक संगीत राज है जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया है, जिनका दोस्तों सामान्य जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से, जो कि अत्रि और मेष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कहाँ से है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हाड़ी रानी कर्मावती जो कि दोस्तों किसकी पत्नी थी, हाड़ी रानी कर्मावती किसकी पत्नी थी दोस्तों, महाराणा विक्रमादित्य की। ठीक है। महाराणा विक्रमादित्य की हाड़ी रानी पत्नी थी, जो कि दोस्तों जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान की जानकारी, भूमि अनुदान करती है, इसकी जानकारी हमें कौन से स्रोत से प्राप्त होती है, तो ये जानकारी हमें पुर के ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। ठीक है। पुर का जो ताम्रपत्र था दोस्तों, वहाँ से अपने ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख दोस्तों किस में प्राप्त होता है। तो किसानों से वसूल की जाने वाली दोस्तों विविध प्रकार की जो लाग बागें थी, इनका उल्लेख किस से प्राप्त होता है या किस में प्राप्त होता है, तो ये भी दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त होता है, चीकली के ताम्रपत्र से। ठीक है। चीकली का जो ताम्रपत्र था दोस्तों 1483 में लिखा गया। यहाँ से हमें मतलब कि किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो लाग बाग वसूल की जाती थी, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों की यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था। तो यहाँ पे दोस्तों जो ब्रोच गुजर जो एक ताम्रपत्र है, इसके आधार पर दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति एक यूची जाति यानी कि यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति यानी कि विदेशी जाति से जोड़ा है, ये किसने जोड़ा था। तो इस संबंध जोड़ने वाले का क्या नाम हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको अपन भारतीय पुरातात्विक का मतलब कि जनक भी कहते हैं। ठीक है। भारतीय पुरातात्विक का जनक दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, जो कि राजपूतों को किससे संबंध बताते हैं दोस्तों, ये यूची जाति से संबंध बताते हैं, जो कि कुषाण जाति से जुड़े हुए हैं और विदेशी जाति मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बयाना में एक दुर्ग स्थित है, जिसका नाम क्या नाम दोस्तों, विजय स्तंभ है। ठीक है। जो कि किसके समय का दोस्तों, वरिक विष्णुवर्धन का। ठीक है। तो ये दोस्तों कौन से काल से संबंधित है, तो इसकी बात करें दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। गुप्त काल से संबंधित दोस्तों विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा दोस्तों, ये विजय स्तंभ है। ठीक है। जो कि कहाँ पे स्थित है, बयाना के अंदर का, जिसको अपन राजस्थान की कुतुब मीनार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। राजस्थान की कुतुब मीनार के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों, बयाना का जो विजय विजय स्तंभ है, इसको अपन राजस्थान की कुतुब मीनार के नाम से भी जानते हैं, और ये गुप्त काल से संबंधित है और वरिक विष्णुवर्धन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्षी देता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा अभिलेख है जो कि दोस्तों प्राचीन राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय उसकी उपस्थिति के साक्ष्य हमें देता है, तो वो कौन सा अभिलेख हो जाएगा। तो उस अभिलेख की बात करें दोस्तों, वह अभिलेख हो जाएगा बरनाला अभिलेख। ठीक है। बरनाला अभिलेख दोस्तों कहाँ से संबंधित है, ये दोस्तों जयपुर से संबंधित है। ठीक है। बरनाला अभिलेख कहाँ से संबंधित दोस्तों, जयपुर से संबंधित है, जो कि अभी कहाँ पे रखा गया है दोस्तों, आमेर संग्रहालय में। ठीक है। आमेर संग्रहालय में, जहाँ से हमें वैष्णव संप्रदाय की जो उपस्थिति का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया दोस्तों। तो गोसुंडी शिलालेख की बात करें दोस्तों, इनमें से कौन सी लिपि में लिखा गया है, गोसुंडी शिलालेख। ठीक है। गोसुंडी शिलालेख अपने कहाँ से संबंधित दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है। ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट देखिए, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है, तो गोसुंडी का शिलालेख कहाँ पे स्थित हो जाएगा, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में वैष्णव धर्म धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो राजस्थान में दोस्तों वैष्णव धर्म का जो प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है दोस्तों गोसुंडी अभिलेख से। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों वैष्णव धर्म की बात की जा रही है। ठीक है। वैष्णव धर्म का जो प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है, गोसुंडी से प्राप्त होता है।
और इससे पहले जो अभिलेख था अपना वो क्या था दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय की बात की जा रही है। ठीक है, वैष्णव धर्म और वैष्णव संप्रदाय, जो कि दोस्तों वैष्णव संप्रदाय दोस्तों बरनाला अभिलेख जयपुर से संबंधित है, और वैष्णव धर्म की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये दोस्तों कहाँ से संबंधित हो जाएगा, गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है दोस्तों। तो गोसुंडी शिलालेख की बात करें दोस्तों, ये कौन सी भाषा में लिपिबद्ध है। ठीक है, लिपिबद्ध कौन सी भाषा में हो जाएगा, ये है दोस्तों संस्कृत भाषा में। ठीक है, गोसुंडी भाषा संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है, और इसकी जो मतलब कि इसकी मतलब कि भाषा तो संस्कृत है, लेकिन लिपि कौन सी हो जाएगी दोस्तों, लिपि हो जाएगी ब्राह्मी। ठीक है, गोसुंडी जो अभिलेख है, इसकी जो मतलब कि लिपि है वो तो हो जाएगी ब्राह्मी, लेकिन इसकी भाषा कौन सी है दोस्तों, भाषा हो जाएगी अपनी संस्कृत। ठीक है, और इसके बारे में बात करें दोस्तों, गोसुंडी शिलालेख कहाँ पे दोस्तों, गोसुंडी गांव है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पे दोस्तों गोसुंडी अभिलेख है। ठीक है, जो कि दोस्तों इसमें अश्वमेघ यज्ञ के बारे में बताया गया है, और विष्णु मंदिर की चार दीवारी का वर्णन भी दोस्तों यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इस अभिलेख के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, बेराट जयपुर के पास भीम जी की डोंगरी के तल पर दो दो क्या प्राप्त हुए दोस्तों, बेराट भीम जी की डोंगरी के तल पे, तो ये प्राप्त हुए थे दोस्तों अशोक के शिलालेख। ठीक है, अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे, कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों, बेराट की जो जयपुर के पास में भीम जी की डोंगरी है, इसके तल से दोस्तों में दो अशोक शिलालेख प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सन 1837 में बीजक पहाड़ी यानी कि बेराट में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। तो यहाँ पे दोस्तों 1837 में जो मतलब कि बीजक की पहाड़ी यानी कि बेराट के पास में जो पहाड़ी बीजक की, यहाँ पे दोस्तों अशोक के जो शिलालेख थे, इनको खोजने वाले का क्या नाम है दोस्तों, वो खोजने के वाले का नाम है दोस्तों कैप्टन बर्ट। ठीक है, कैप्टन बर्ट के द्वारा ये अशोक शिलालेख को खोजा गया है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। और अपने पुरातात्विक स्रोत से संबंधित दोस्तों एक और वीडियो आपको मिलेगी दोस्तों। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है।